दोस्तों चलो आपको आगे की कहानी की तरफ ले चलते हैं। बस फर्श से उसके पैर जकड़े हुए हैं। पति की करवाट ने सिमरन को इस कदर तोड़ दिया था कि वो अक्सर उदास रहने लगी थी। इधर उसके चेहरे की उदासी बढ़ती गई और उधर साहिल ठीक होने लगा। वो अब उठकर बैठने लगा था। सिमरन का निस्वार्थ सेवा भाव उसकी तकलीफों को कम करती गई। वक्त गुजरता गया और करवाटें कम होती गई। अब साहिल सिमरन की तरफ देखने लगा था। हाँ, किसी किसी कारणवश वो उस पर चलाता भी था, पर सिमरन के मुंह से आज तक एक शब्द भी नहीं निकला। देखते देखते कब 2 महीने निकल गए पता भी नहीं चला। अब तक साहिल के काफी जख्म भर चुके थे और सिमरन के जख्म आज भी हरे थे, जिस पर मरहम लगाने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, स्नेहा जी भी थी उसके साथ, पर वो एक सास के साथ एक माँ भी थी जिसे अपने बेटे से ज्यादा हमदर्दी थी। और जब से साहिल का एक्सीडेंट हुआ था तब से वो अपने बेटे को लेकर ज्यादा चिंतित रहती थी। वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी और इसी कमी को सिमरन ने स्नेहा जी की आंखों में पढ़ लिया था। इसलिए वो एक दिन सुबह सुबह सबके उठने से पहले घर छोड़कर निकल जाती है, एक ऐसे सफर पर जहाँ उसके साथ उसकी परछाई के अलावा और कोई नहीं था। सिमरन के भजन के साथ उस घर के लोगों की नींद खुलती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए चिंतित होकर स्नेहा जी सिमरन को देखने उसके कमरे में जाती हैं, जहाँ सिमरन उसे नहीं दिखती। वो भागकर साहिल के कमरे में जाती है, वहाँ पर भी सिमरन को नहीं पाती, रसोई में भी नहीं मिलती। पूरे घर में ढूंढने के बाद परेशान स्नेहा जी दिनेश जी के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं कि सिमरन नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ बताया भी नहीं उसने। ऐसे तो उसने आज से पहले कभी नहीं किया, फिर आज वो कहाँ चली गई। कहते कहते स्नेहा जी जोर जोर से रोने लगती हैं। वहीं कमरे में या बाथरूम में होगी। स्नेहा, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। अच्छा रुको, ऐसा करता हूँ, मैं ही देख कर आता हूँ। ऐसे भी इस अनजान दिल्ली शहर में कहाँ जाएगी। ऐसा कहते हुए दिनेश जी सिमरन बेटा करके पूरे घर में ढूंढने लगे। उनकी नजर टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा था, पापा जी और माँ प्रणाम। माँ, मैंने अपना फर्ज अच्छे से निभाया और अपने दायित्व को पूरा किया। अब मैं थक गई हूँ इस बेमतलब के रिश्ते के बोझ से, इसलिए मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोगों ने जो रिश्ते मुझसे बांधे थे वो कभी मेरे थे ही नहीं, इसलिए इस वचन की बेड़ियों को तोड़ देना ही अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिएगा पापा जी, माँ। इसके बाद लिखा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आपकी सिमरन। दिनेश जी खत पढ़ते ही स्नेहा जी की तरफ भागते हैं और स्नेहा जी को खत देते हुए कहते हैं, स्नेहा जी, सिमरन हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर इस रिश्ते को तोड़कर जा चुकी है। हमने अपनी बेटी को खो दिया। ऐसा कहकर दिनेश जी अपने किए को कोसने लगते हैं। क्या से क्या हो गया। इन 6 महीनों में स्नेहा जी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब कहाँ ढूंढे उसे। चिंतित होकर माथे पर हाथ रखकर दिनेश जी वहीं बैठ जाते हैं। साहिल के पापा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। मेरा दिल कहता है सिमरन जहाँ होगी ठीक होगी और एक दिन जरूर वापस आएगी। हमारी जिंदगी में खुशियाँ बनकर देख लीजिएगा। तब तक हम ऐसा करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा कर आते हैं। ठीक है कहकर दिनेश जी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और स्नेहा जी साहिल का सुबह का नाश्ता और दवा लेकर जाती हैं। फिर खिड़की का पर्दा हटाते हुए कहती है, उठ जा साहिल बेटा, जल्दी से ब्रश कर ले और नाश्ता कर ले। साहिल अपनी माँ की बातें सुनकर आहिस्ते से उठकर बैठ जाता है और स्नेहा जी के सहारे बेड से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए कहता है, माँ, आज सुबह सुबह आप और वो। ये कहते कहते वो शांत हो जाता है, पर स्नेहा जी समझ जाती हैं कि साहिल सिमरन की बात कर रहा है, इसलिए उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहती है, वो अब कभी नहीं आएगी बेटा तेरे कमरे में, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा चुकी है। और वैसे भी वो रुकती किसके लिए। ऐसा कहकर अपने होठों पर चुप्पी साध लेती है। स्नेहा जी की बातों से खुश होना चाह रहा था साहिल, पर वो खुश नहीं हो पाया। शायद एक कमी सी खल रही थी। आज पहली बार उसे सिमरन के लिए अपने दिल की ना सुनकर वो स्नेहा जी को कहता है, अच्छा हुआ चली गई, आखिरकार उससे आप सभी को छुटकारा मिल गया। खैर छोड़िए माँ, जल्दी से मुझे नाश्ता दीजिए और दवा। ठीक है कहकर स्नेहा जी साहिल को नाश्ता और दवा देकर चली जाती हैं, पर साहिल कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा बेचैन था। उसे इंतजार था सिमरन की एक झलक का। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि सिमरन उसे छोड़कर जा चुकी है। उसे हर वक्त बस सिमरन के होने का एहसास हो रहा था। उसकी खुशबू उसकी सांसों में बस चुकी थी।
और शायद सिमरन उसकी कमजोरी बन चुकी थी। ऐसा नहीं था कि इन 2-3 महीनों में साहिल का दिल सिमरन के प्रति नहीं पिघला था जब वो नींद में सोई रहती थी, उसे घंटों निहारता रहता था, उसकी उदासी को भी भाप लेता था, पर कभी जता नहीं पाया। शायद उसका पुरुषोत्तम अहंकार उसके सामने झुकने नहीं देता था। वो जितनी नफरत करता था उससे ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। उसके समर्पण, उसके त्याग को देखकर साहिल कई बार उसके सामने दिल हार जाता, पर आदत से मजबूर कड़वे शब्द परोस देता सिमरन की थाली में। खैर, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। काश वक्त रहते उसे सिमरन के होने का एहसास हो जाता। काश वो उसे उसके बलिदान के लिए 2 मीठे बोल बोल पाता तो सिमरन उसके पास होती। इधर दिनेश जी पुलिस स्टेशन ना जाकर रमन के घर पर जाते हैं जहाँ सिमरन थी, और ये बात सिर्फ दिनेश जी और रमन को पता थी। दरअसल जब सिमरन घर छोड़कर जा रही थी तब दिनेश जी पानी पीने के लिए उठे थे। वो चाहते तो सिमरन को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि सिमरन को वो सम्मान और अधिकार मिले जिसकी वो हकदार है। इसी कारण उन्होंने रमन को फोन करके सिमरन के जाने की खबर दी ताकि सिमरन उसके साथ कुछ दिनों के लिए रह सके और वो तब तक सिमरन के लिए कुछ बेहतर व्यवस्था कर ले। वो नहीं चाहते थे कि सिमरन और अपमानित होकर घुट घुट कर अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि कई बार आते जाते साहिल के कमरे से साहिल के हृदय भेदी शब्द सिमरन के लिए सुन चुके थे जो उन्हें अंदर तक झंझोर कर रख देता था। वो कितनी ही बार रो देते थे उस बच्ची के लिए जो उनकी दोस्ती के वादे के बलि चढ़ गई थी। गलती तो उनकी भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो बस अपने मरते हुए दोस्त को इस बात की तसल्ली देना चाहते थे कि सिमरन अकेली नहीं है, उसके साथ है वो, हम सब उसके रक्षक बनकर रहेंगे। वो आज गलत साबित हो गए थे। 3 जिंदगियों को बर्बाद करके वो खुद की नजरों में गिर चुके थे, इसलिए उनके अंदर ना तो इतनी हिम्मत थी और ना हालात थे कि वो साहिल को कुछ कह सके। वो बेटे के साथ भी अन्याय कर चुके थे, इसलिए कुछ भी बोलने का हक खो चुके थे। पर जो गलती आज तक हो चुकी थी सुधारने का एक यही मौका दिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं साहिल इस वचन की बेड़ियों से बन चुका है। तभी तो रीना से दूरियां बनाने लगा था। ये सब सोचते सोचते दिनेश जी रमन के घर पहुंच जाते हैं और सिमरन से मिलकर कहते हैं, सिमरन बेटा मुझे माफ कर दो। पिताजी, इन बेड़ियों में मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। आपने क्यों रमन जी को कहकर मुझे रोक लिया? प्लीज पापा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं नहीं आना चाहती आप सभी के बीच। कहते कहते वो बिलख पड़ती है। सिमरन, कैसे कर दूं आजाद बेटा तुम्हें? क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर जाकर तुम्हारे पिताजी को? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ना सोच लूं तुम यहीं रहोगी रमन के पास। मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा करूंगा, इसलिए इस पिता पर भरोसा रखो। ऐसा कहकर दिनेश जी सिमरन के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। इधर दिनेश जी सिमरन के लिए अच्छे कॉलेज का पता कर रहे थे और उधर साहिल की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसके लिए समय काटना कठिन सा होने लगा। वो आए दिन किसी न किसी रूप में सिमरन को याद कर लेता। सिमरन की कमी साहिल को ही नहीं बल्कि उठते जागते स्नेहा जी को भी हो रही थी। कई बार उनकी आंखों से सिमरन के नाम के आंसू भी छलक उठते, पर आस की किरण बुझ सी चुकी थी। कई दिन हो गए थे सिमरन को गए, पर उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इधर साहिल भी सिमरन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसलिए एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ प्लीज सिमरन को वापस ले आओ, मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बिना। माँ, वो मेरी आदत हो गई है। माँ, मैं वादा करता हूँ अब कभी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं उसके वचन की बेड़ियों में बंधना चाहता हूँ, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगा था साहिल, जिसे देखकर स्नेहा जी को आश्चर्य होता है। वो पल भर के लिए सोचने लगती हैं, जिससे कभी नफरत करता था आज उसी के लिए इतनी बेचैनी। ये उसका प्यार ही था जो नफरत की सख्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, पर आज ये बेड़ियां टूट चुकी थी, जिसे देखकर वो मन ही मन खुश होती है और सिमरन के लौट आने की उम्मीद फिर से सांसें लेने लगती हैं। ये खुशखबरी स्नेहा जी दिनेश जी को सुनाने जाती हैं और दिनेश जी भी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर वे लोग भी तो यही चाहते थे कि साहिल को एहसास हो कि सिमरन की कमी। पर अचानक से स्नेहा जी उदास हो जाती हैं और कहती हैं, साहिल के पापा, सिमरन को गए आज 8 दिन हो गए हैं पर उसकी कोई खबर नहीं। कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? मुझे पता है स्नेहा सिमरन कहाँ है,
पर क्या वो साहिल की जिंदगी में वापस आना चाहेगी? दिनेश जी भी थोड़ा गंभीरता भरे लहजे से कहते हैं, जी आपको पता है सिमरन कहाँ है? फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? खुश होते हुए स्नेहा जी दिनेश जी से कहती हैं, हाँ स्नेहा, वो रमन के घर पर है, पर ये बात अभी साहिल को बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि साहिल आवेश में आकर कोई कदम ना उठाए, बल्कि पूरी तसल्ली के साथ सिमरन को अपनी जिंदगी में लाने का सोचे। गंभीरता पूर्वक दिनेश जी कहते हैं, ठीक है जी, जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। ऐसा कहकर स्नेहा जी रसोई में अपना काम निपटाने चली जाती हैं। इधर साहिल की हल्की आंख ही लगी थी कि उसे ऐसा लगा मानो सिमरन उसके पास खामोश खड़ी है। उसकी खामोशी उसे अंदर से चीर रही थी। वो उसके मुंह से शब्द सुनने को उतारू था। उसकी उदास आंखें बहुत कुछ कहना चाह रही थी, पर कह नहीं पा रही थी। उसके केशों में वो उलझना चाह रहा था, पर नहीं उलझ पा रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो सिमरन से अपने किए की माफी मांगना चाहता था, पर उसके होठ सिल से गए थे। वो सिमरन को बाहों में भरकर भरोसा दिलाना चाह रहा था कि वो उससे दूर जा रही थी, बहुत दूर। तभी अचानक ही चीख के साथ उसकी नींद खुल जाती है और उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू छलक उठते हैं। सिमरन का एहसास उसके कतरे कतरे में बस गया था। वो चाह कर भी उसे भूल नहीं पा रहा था। शायद वो ही थी इतनी अच्छी कि उसकी अच्छाई साहिल पर हावी हो गई। साहिल अपनी जिंदगी में बहुत लड़कियों से मिला, पर सिमरन जैसी सहनशील, गंभीर, सौम्य, साधारण लड़कियां उसने आज तक नहीं देखी। सच में वो उसका दीवाना हो गया था। सिमरन की खामोशी, उसके धैर्य का। वो कई बार रीना से उसकी तुलना करता। हर बार सिमरन रीना से कहीं बेहतर साबित होती। रीना उन लड़कियों में से थी जो प्यार के साथ अपना आधिपत्य जमाने में विश्वास रखती, और सिमरन आधिपत्य से हटकर खुद को समर्पित करने में विश्वास रखती। तभी तो अभी तक वो समर्पित हो चुकी थी एक ऐसे बंधन के लिए जो उसका कभी था ही नहीं। ये सब सोचते सोचते साहिल आहिस्ता आहिस्ता चलकर अपने कमरे से बाहर आता है और स्नेहा जी और दिनेश जी को आवाज लगाने लगता है, माँ माँ कहाँ हैं आप? मुझे आप लोगों से बात करनी है। साहिल की आवाज सुनकर स्नेहा जी और दिनेश जी बाहर आते हैं और सबसे पहले साहिल को सोफे पर बिठाते हुए दिनेश जी कहते हैं, तुम हमें बुला लेते अपने कमरे में, तुम्हें अपने कमरे से उठकर आने की क्या जरूरत थी? अभी भी तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो साहिल बेटा। अब मैं ठीक हूँ पापा, और मुझे अभी के अभी सिमरन को ढूंढने जाना है। आप लोग ऐसा कैसे आराम से बैठ सकते हैं जबकि आपकी बहू को गए हुए 8 दिन हो चुके हैं? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना है। मुझे वापस सिमरन को अपनी जिंदगी में लाना है। साहिल की बातों से सिमरन के लिए बेचैनी देखकर अब तक दिनेश जी को पूरा विश्वास हो गया था कि साहिल सच में सिमरन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। इसलिए वो साहिल को भरोसा दिलाते हैं कि सिमरन जल्द से जल्द वापस घर लौट आएगी और वो सिमरन को लेकर आएंगे। ऐसा कहकर दिनेश जी स्नेहा जी को कहते हैं कि साहिल को अंदर कमरे में ले जाओ, आराम करवाओ। साहिल स्नेहा जी के साथ कमरे में चला जाता है और दिनेश जी सिमरन से मिलने रमन के घर की घंटी बजती है, टिंग टोंग। रमन आकर दरवाजा खोलता है और सिमरन को आवाज देता है, सिमरन भाभी। आवाज सुनकर सिमरन भी बाहर आ जाती है और दिनेश जी को पैर छूकर प्रणाम करते हुए कहती है, पापा जी क्या बात है, इतनी रात गए? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, बस तुम्हें अपने घर वापस लेने आया हूँ। चलो बेटा घर वापस चलो अपने, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साहिल तुमसे बेहद प्यार करता है, वो मर जाएगा तुम्हारे बिना। दिनेश जी याचिका करते हुए सिमरन से याचना कर रहे थे। नहीं पापा जी, अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। किस रिश्ते से जाऊं पापा जी? बेटी के रिश्ते से या फिर बहू के रिश्ते से? मैं थक गई हूँ पापा जी इन रिश्तों के बोझ से। मैं और अपमानित नहीं होना चाहती। कहते कहते वो रो पड़ती है। सिमरन रो मत बेटा, अब तो खुशी के दिन आने वाले हैं। मैंने साहिल की आंखों से तुम्हारे लिए फिक्र देखी है, तुम्हारे लिए प्रेम देखा है, इसलिए मेरा विश्वास करो बेटा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लौट आओ बेटा, लौट आओ। कहते कहते भावुक हो जाते हैं दिनेश जी। दिनेश जी को भावुक देखकर सिमरन पापा जी कहकर दिनेश जी से ऐसे लिपट कर रोने लगती है जैसे वो उसके खुद के पिताजी हों, और जैसे एक बेटी विदाई के समय अपने पिता से लिपट कर रोती है। आज देखा जाए तो दिनेश जी ने भी एक बेटी के बाप होने का फर्ज निभाया। वो ससुर होते हुए भी बहू के जीवन को पूरे तरीके से सुरक्षित करके ही अपने घर ले जाना चाहते थे और वो सफल भी हुए। इधर सिमरन अपने थोड़े बहुत सामान बांधती है, उधर दिनेश जी स्नेहा जी को फोन करके कहते हैं, बहू के गृह प्रवेश की तैयारी करो। सिमरन के आने की खबर सुनकर स्नेहा जी खुशी से झूम उठती हैं और बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतजार करने लगती हैं। और जैसे ही दिनेश जी सिमरन को लेकर घर आते हैं, स्नेहा जी उसका फिर से गृह प्रवेश करती हैं।
बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर दोनों सास बहू गले मिलकर इस कदर रोते हैं जैसे कोई बेटी शादी के बाद पहली बार अपनी माँ से मिलती हो। सच में बहुत किस्मत से मिलते हैं ऐसे सास ससुर जो माता पिता के सम्मान हो। स्नेहा जी से मिलकर सिमरन भी काफी खुश होती है। अंदर अंदर एक बेचैनी थी साहिल से मिलने की। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में साहिल जी उसे पसंद करने लगे हैं और बेसब्री से उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। यही सब सोचकर सिमरन के गाल सुर्ख लाल हो रहे थे, आंखों पे काफी शर्म थी और होठों पर काफी हल्की सी मुस्कान। आज प्रेम से प्रेम का मिलन होने जा रहा था, पर अब तक साहिल को तो पता ही नहीं था कि सिमरन लौट चुकी है, क्योंकि वो तो सिमरन की यादों में लिपट कर नींद के आगोश में था। खैर, स्नेहा जी सिमरन को साहिल के कमरे में जाकर आराम करने को बोलती हैं और दिनेश जी और स्नेहा जी अपने कमरे में आराम से खुशी खुशी चले जाते हैं। आहिस्ते से साहिल के पास आकर वो बैठ जाती है। साहिल गहरी नींद में सो रहा था और सिमरन उसे आप पलक निहार रही थी। आज पहली बार वो साहिल को अपने हमसफर की नजरों से देख रही थी कि अचानक उसे साहिल की कही हुई वो सब बातें याद आ जाती हैं और यही सब सोचकर वो झट से अपने कदम पीछे कर लेती है और जैसे ही वहां से उठकर जाने लगती है वैसे ही साहिल उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है, रुक जाओ सिमरन, मुझे पता है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी, पर देखो तुम्हारी आहट मुझे नींद में ही परेशान करती है। तुम्हारी खुशबू मेरे रग रग में बस चुकी है। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। सिमरन, मैं मर जाऊंगा अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे आंखों से आंसू एक बूंद भी नहीं आने दूंगा, पर लौट आओ मेरी जिंदगी में। मैं उन 7 वचन की बेड़ियों में बनना चाहता हूँ। कुछ तो बोलो सिमरन, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर तक चीर रही है। कह दो आज जो भी कहना चाहती हो, पर ऐसे खामोश मत रहो। नहीं सहन होती मुझसे तुम्हारी ये खामोशी। बहुत डर लगता है मुझे तुम्हारी इस खामोशी से। भगवान के लिए बोल दो जो भी तुम्हारे दिल में दर्द है। तुम्हें जो कहना है तुम कह डालो। आज तुम्हारा ये दोषी तुम्हारे सामने है। कह दो सिमरन, आज अपने होठों को मत सिलो। कह दो जो कहना चाहती हो। आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ सिमरन। साहिल बस आज सब कुछ कह देना चाहता था जो उसके दिल में था। वो हाले दिल सुना देना चाहता था, पर सिमरन अब तक खामोश थी, जड़वत सी थी। बस आंखों से नीचर धारा बह जा रही थी। शायद उसकी खामोशी से निकले आंसू वो सभी दर्द के थे जो साहिल ने अब तक उसे दिए थे। उसे वो बहा देना चाहती थी ताकि आने वाले कल में उसकी परछाई भी उसे तंग ना करे। आज उसका पति उसे अपनाने को तैयार था, हर शर्त पर वचन की बेड़ियों को तोड़कर रिश्तों की बेड़ियों में बंधने को तैयार था। पर सिमरन डर रही थी इस ख्वाब रूपी सच से, इसलिए खामोश थी। उसकी खामोशी साहिल को बेचैन कर रही थी, इसलिए वो बेड से उतरकर सिमरन के सामने जाता है और झुक जाता है उसके सामने, बिल्कुल किसी भिक्षुक की तरह, और भीख मांगने लगता है अपने प्यार की। क्या सच में सच्ची मोहब्बत बदल देती है किसी इंसान को? आज सिमरन भी वही देख रही थी, वो नफरत की दास्तां और ये प्यार की दास्तां। देखकर सिमरन खुद को रोक नहीं पाई और साहिल के सीने से जा लगी और जोर जोर से रोने लगी। उसकी दीवानी में साहिल भी उसे बाहों के आगोश में भरकर भावुक हो जाता है। आज सही मायने में इस रिश्ते को सही पहचान मिली थी। जो रिश्ता वचन के बेड़ियों में बंद कर बंदी था, वो आज प्यार के बंधन में बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सच में प्यार इंसान को बदल कर रख देता है? क्या आने वाली जिंदगी सच में बेहतर हो सकती है? मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाने से पहले। मिलती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। कल दोबारा मुलाकात होगी हमारी कुछ नई कहानियों के साथ।